स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो इसमें हम पॉइंट्स को कवर करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉम, मॉलिक्यूलर मास, रेडिकल्स। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा केमिकल मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई तो चाय के अंदर में मिल्क का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, शुगर का यूज़ किया, यानी सब चीज़ें आपस में मिक्स हुई तो एक नया प्रोडक्ट मिला। तो ऐसे ही होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये दो सब्सटेंस की जब हम आपस में मिलाते तो हमको एक तीसरी चीज़ मिलती है। उसके बाद में दोनों का वेट से वो तीसरी चीज़ का वेट होता है। जैसे कि आपने ए नाम का कोई प्रोडक्ट लिया, वो था 500 मिली का, और बी नाम का प्रोडक्ट था 1000 मिली का, तो टोटल प्रोडक्ट कितना ऑब्टेन होगा 1500 मिली। यानी दोनों प्रोडक्ट की क्या होंगे, एडिशन। ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। एक्टिविटी वगैरह देखिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन के बारे में बताया इन्होंने। CaCl2 जिसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम सल्फेट, ये टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ था। दोनों को आपस में मिक्स किया, दोनों को इन्होंने आपस में मिक्स किया तो क्या बना है यहाँ पे, CaSO4 इन NaCl, वाइट प्रेसिपिटेट CaSO4 और Na2SO4। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और NaCl। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी हम देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है, देखिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर के बारे में बात की गई है। अभी वाटर का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमको करना पड़ता है दोनों के भी एटॉमिक मास डिवाइड। यानी कंपाउंड में दो चीजें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हमको क्या करना होगा, आपस में डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 अपॉन 16। तो 2 अपॉन 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/8। यानी आपको जो भी कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास के लिए जैसा H2O है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से डिवाइड करना है। वैसे ही दूसरा अगर समझो फॉर एग्जाम्पल बड़ा कंपाउंड है NaCl, NaCl में भी आपको सोडियम का एटॉमिक मास अपॉन क्लोरीन का एटॉमिक मास। ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और फॉस्फेट का एटॉमिक मास। अब आपको PO निकालना पड़ेगा, वहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों का आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे एंटोइन लेवेजर साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। अभी इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या डिस्कवरीज वगैरह की, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वही चीज़ बताई गई है वापस में। एटॉम, एटॉम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉम। यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं एटॉम। अब इसका साइज, मास, वैलेंसी, ये इस बारे में बात की गई। अब इसका साइज किस पे डिपेंड है, अब इसको कहते हैं एटॉमिक साइज। इसका साइज डिपेंड होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। अब कोई भी एटम में आपने पढ़ा हुआ है, एटम के अंदर में क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक साइज डिपेंड होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटॉम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। यानी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनती है, उसकी एटॉमिक साइज। सेकंड एटॉमिक साइज ये बन गई। उसके बाद में एटॉमिक मास, उसी से बनता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक साइज यानी उसकी साइज कितनी है उसको कहते हैं एटॉमिक साइज।
और एटॉमिक मास है नहीं, उसका वेट कितना है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास और वैलेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं 12, प्रोटॉन होते हैं 11, न्यूट्रॉन होते हैं 12। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज यानी एटॉम की साइज कितनी है पता चलती है रेडियस से, क्योंकि एटम कैसे होता है, एक सर्कल की शेप में होता है। अब उसकी साइज हमको क्या करनी होती है, जैसे सर्कल की रेडियस निकाली जाती है और रेडियस निकाल के डायमीटर निकाली जाती है, तो वैसी एटॉमिक रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस से हम एटॉमिक साइज पता करते हैं। और वैलेंसी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। वैलेंसी क्या होती है, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, इसको कहते हैं वैलेंसी। ये हो गया मास ऑफ एन एटम, हमने देख लिया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया। द एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स आपस में मिलते हैं और बन जाते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बनते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास एंड कंसेप्ट ऑफ मोल। मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास की जब एडिशन की जाती है, जैसे H2O, H ये एटॉम है, O ये एटॉम है। अब H2 ये मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन, क्योंकि दो जिसके पास में होते हैं उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसका आपने क्या किया, एटॉमिक मास से निकाला मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता हुआ, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को यू से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी यू से करते हैं। यहाँ पे इन्होंने गलती की है, एटॉमिक मास को करते ए से डिनोट किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास को किया जाता है यू से। यू हुआ है। तो 1 और 16 नंबर ऑफ एटॉम्स यहाँ पे है 216, ये वही वही आया, वही सोल्व करके बताया है उन्होंने। उसके बाद में एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब बातें की गई हैं यहाँ पे। अगला एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो, उन्होंने एक नंबर दिया मोल के लिए। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 1.5 मोल है, तो ये मोल की जगह पे आप लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपकी एक वैल्यू फाइंड हो जाती है इसमें। यहाँ पे कुछ तो भी एग्जांपल दिया आपको, 1 डजन बनाना में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल वाटर के अंदर में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी मोल जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसा 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना रहेगा, 3 मोल में कितना रहेगा, उतना बस आपको मल्टीप्लाई करना है। वैलेंसी अभी हो गया हमारा वैलेंसी, यानी कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, उसको कहते हैं वैलेंसी। यहाँ पे कैटायन के एनायन के बारे में बताया। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये पूरा वेरिएबल वैलेंसी। द चेंजिंग ऑफ द एलिमेंट वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। यानी वेरिएबल वैलेंसी यानी वो एलिमेंट की वैलेंसी चेंज होती रहती है। यानी दो वैलेंसी होती है एलिमेंट के पास में। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसा फेरस है, कॉपर है, इनके पास में दो वैलेंसी होती है। फेरस +2 को कहते हैं, फेरिक +3 को कहते हैं। क्यूपरस +2 को कहते हैं, क्यूपरिक +3 को कहते हैं। ऐसे इनके पास में वैलेंसी होती है। ये चार्ट आप पढ़ सकते हैं। कॉपर के पास 2 वैलेंसी है, मर्क्यूरी के पास में 2 है, आयरन के पास 2 है। तो ऐसी 2 वैलेंसी वाले एलिमेंट को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब रेडिकल्स यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, कैटायन यानी पॉजिटिव, एनायन यानी निगेटिव। अब पॉजिटिव रेडिकल कैटायन, निगेटिव रेडिकल एनायन। केमिकल फॉर्मूला रिकैप्सुलेशन यानी रिवाइज करवा रहे हैं आपको वही चीजें वापस में, रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ये सब चीज। उसके बाद में क्रॉसिंग होती है। अब देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले सिंबल थे सोडियम और सल्फेट दोनों के। उसके बाद में हमने नीचे क्या लिखी, उनकी वैलेंसी लिखी। आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए वरना आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अब दोनों के बीच में आपने क्रॉस किया थर्ड स्टेप में, तो क्या आया, Na2SO4। Na2 का मल्टीप्लाई होता है Na से और 1 का मल्टीप्लाई होता है SO4 से। इसको कहते हैं क्रॉसिंग। इसके लिए आपको दो एलिमेंट के सिंबल लिखने होते हैं, वैलेंसी लिखनी होती है और क्रॉस करना होता है। इजी है ये भी। उसके बाद बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ये आपने पढ़े हुए हैं। बेसिक रेडिकल के पास में प्लस का चार्ज होता है, एसिडिक रेडिकल के पास में माइनस का चार्ज होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।